हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न, और आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे मेरी रिवीजन सीरीज को। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने रिवीजन सीरीज को, और आज हम टॉपिक जो उठा रहे हैं दैट इज ब्रांच अकाउंटिंग। सबसे पहले मैं आपको ब्रांच अकाउंटिंग के कुछ रूल्स बताऊंगा, जैसे कि हमारा ट्रेंड है सारी रिवीजन सीरीज का, और उसके बाद एक मास्टर क्वेश्चन जो सबसे पहले आप ट्राई करेंगे साइमल्टेनियसली, और मैं भी आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाऊंगा जो मेरे हिसाब से एक मास्टर क्वेश्चन है और जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और क्वेश्चन में आने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। फाइन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ब्रांच अकाउंट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो ब्रांच अकाउंट के अंदर प्राइमरीली आपके पास तीन टॉपिक्स हैं। वन इज डिपेंडेंट ब्रांच, मतलब जो हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट होती है। सेकंड इज इंडिपेंडेंट ब्रांच, जिसकी बिल्कुल भी डिपेंडेंसी नहीं होती और वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली बनाती है। एंड लास्ट इज फॉरेन ब्रांच, जिसमें कुछ अलग से रूल्स भी होते हैं, और इसकी भी दो सब ब्रांचेज हैं। दैट मीन्स कौन सी दो सब ब्रांचेज हैं? इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन एंड नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। तो डिपेंडेंट ब्रांच एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच तो मोरलेस अकाउंट बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास रहते हैं। स्टॉक मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड और फाइनल अकाउंट मेथड, वो तो सब चीजें आपको मोरलेस आती ही होंगी। तो मेरा जो मेन यहाँ पर फोकस रहेगा आज डिवीजन में वो फॉरेन ब्रांच ही रहने वाला है। तो फॉरेन ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो और सब टॉपिक्स होते हैं। वन इज आईएफओ मतलब इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, एंड सेकंड वन इज एनआईएफओ मतलब नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा, हम क्या मानते हैं हमेशा कि वो आईएफओ का ही क्वेश्चन है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट एज्यूम इट एज आईएफओ। तो इसके क्या क्या रूल्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको कन्वर्जन भी करना होता है ट्रायल बैलेंस का। अगर वो फॉरेन करेंसी में है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू योर होम करेंसी। मान लो वो इंडिया है, अगर होम करेंसी इस तरीके का क्वेश्चन है तो आपको आईएनआर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक एक करके बात करते हैं कि आईएफओ के कॉन्सेप्ट के अंदर उसमें क्या लेंगे हम एज पर रूल्स, और एनआईएफओ में हम क्या लेंगे। अगर है फिक्स एसेट की बात, या फिर इन्वेस्टमेंट्स की बात, या फिर डेप्रीसिएशन की बात, या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की बात, ओके, तो यहां पर आईएफओ के अंदर कौन सा रेट लिया जाता है। यहां पर आप भी साथ साथ मेरे को बोलो, मेरे को सारी आवाज पहुंच जाती है। आपको लगता होगा सर कौन सा सुन रहे हैं, हम बोले या ना बोले, सर को लगता होगा हम बोल भी रहे हैं या नहीं भी बोल रहे, सर को तो पता चलना नहीं। बट बिलीव मी, मेरे को एंड आईसीआई को सब पता चलता है। जो बच्चा अपने आप से प्रैक्टिस करता है ना, साइलेंटली उसकी प्रैक्टिस हर पर्सन ऑनर कर रहा होता है, ओके, एक्नॉलेज कर रहा होता है। गॉड भी उसकी प्रैक्टिस लर्निंग सब देख रहा है, और उसी के हिसाब से उसको रिजल्ट भी डेफिनेटली मिलेगा। ओके, तो यहां पर लेंगे अगर आईएफओ है डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे कि आपको पता है भगवत गीता में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। तो आपका भी काम है स्टूडेंट लाइफ के अंदर, बल्कि स्टूडेंट लाइफ क्या पूरी लाइफ के अंदर ही आपको ध्यान खाली कर्म पे करना है। आपको खाली वर्क करना है, वर्क करना है, वर्शिप करना है, ट्रस्ट करना है। बाकी रिजल्ट आपके पास अपने आप आते चले जाएंगे, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो अगर आईएफओ की बात है तो कौन सा रेट लेंगे? जो ट्रांजैक्शन जिस डेट पे अकर हुई है वही वाला रेट लेंगे। लेकिन अगर एनआईएफओ है तो ये क्या हो जाता है? क्लोजिंग रेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कैश है, बैंक बैलेंस है, डेटर्स हैं, बिल रिसीवेबल है, या फिर बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स हैं, और क्या क्या इन पर डाल सकते हैं। और भी लाइबिलिटी, मान लो लोन्स हैं किसी भी वे में, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, या फिर इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, और बेसिकली बैलेंस शीट में क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक आता है। अगर ये ग्रुप ऑफ एसेट है तो इसको आप क्या लोगे? क्या ये चेंज होता है अंडर आईएफओ और एनआईएफओ? नो, ये तो दोनों में ही क्या रहने वाला है? क्लोजिंग रेट। फाइन, ओके। और अगर हम बात करें इनकम या एक्सपेंसेस हैं कुछ, अगर इनकम या एक्सपेंसेस हैं तो क्या लेते हैं? तो आपको गिवन होगा एक्चुअल रेट। जो भी एक्चुअल रेट है हम उसी को ले लेंगे। लेकिन अगर आपको एक्चुअल रेट गिवन नहीं है, मैं लिख देता हूं, इफ एक्चुअल रेट इज नॉट गिवन, तो क्या करेंगे? उस इनकम का, उस एक्सपेंस का एक्चुअल रेट तो आपको पता नहीं है कन्वर्जन का, तो आप यहां पर क्या करते हो?
आप एवरेज रेट ले लेती हो, ना मैं ओपनिंग रेट लूंगा ना क्लोजिंग लूंगा, मैं उसकी एवरेज ले लूंगा। बिल्कुल लॉजिकल एजम्पशन है, ठीक है। जब आपके पास है ही नहीं एक्चुअल का रेट तो एवरेज ले लो, क्योंकि इनकम एक्सपेंस तो रेगुलरली अकर करती हैं। तो मैं ये भी नहीं मान सकता कि स्टार्टिंग में ही हुए होंगे तो ओपनिंग भी नहीं लूंगा और क्लोजिंग भी नहीं लूंगा, तो मैं एवरेज यहां पर ले लेता हूं। और अगर मैं बात करूं ओपनिंग स्टॉक की, ये क्या होता है, ये तो बेसिकली डेट ऑफ ट्रांजैक्शन रहता है, और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन यहां पर होगी भी क्या, ओपनिंग होगी, तो वही वाला रेट यहां पर आ जाएगा। फाइन। और कोई बात रह गई क्या? यस। अगर कोई अकाउंट हो हेड ऑफिस से रिलेटेड, अगर कोई अकाउंट हो हेड ऑफिस या एचओ से रिलेटेड, तो हम यहां पर क्या लेते हैं, तो हमको क्वेश्चन में जनरली गिवन होता है जिसको हम बोलते हैं एचओ बैलेंस, तो हम उसको यहां पर रेफर करेंगे। रेफर एचओ बैलेंस, हेड ऑफिस का जो बैलेंस आपको दिया होगा उसको रेफर करेंगे। अभी जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं उसमें सब चीजें होंगी, तो हम आराम से उसको समझेंगे और उस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे। तो इन सबको आपने रिवाइज कर लिया है, नहीं करा तो दोबारा से समझो, और इसको नोट भी आप कर सकते हो एज अ रिविजनरी मेजर, कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में सब चीजें आ जाएंगी। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं जिसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और उसको ट्राई करेंगे। जिन्होंने इस टॉपिक को करा हुआ है वो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन करेंगे, मेरा वेट नहीं करेंगे कि सर का तो करा ही देते हैं तो हमें करने की जरूरत क्या है, फिर आपकी वो लर्निंग डेवलप नहीं होगी। और ये कोई एक्चुअल तो कोर्स है नहीं ना, दिस इज जस्ट लाइक अ रिवीजन सीरीज। तो इसमें मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि एक बार आप उसको ट्राई करें। ओके, तो हमारा मास्टर क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे आपको इजीली पढ़ा जा सके। नाउ इट इज फाइन। तो आओ इसको पढ़ते हैं। एन इंडियन कंपनी भारत लिमिटेड, देखो इंडियन कंपनी है इसलिए नाम भी क्या है, भारत लिमिटेड, हैज अ ब्रांच एट वर्जीनिया यूएसए, यूएसए में उसकी ब्रांच है, तो इंडिया में उसका क्या हो गया, हेड ऑफिस हो गया। द ब्रांच इज एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन ऑफ द इंडियन कंपनी। यहाँ पे तो इन्होंने आपको गिवन ही कर दिया कि वो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, तो रूल्स किसके लगेंगे, आईएफओ के। द ट्रायल बैलेंस ऑफ द ब्रांच एज ए 31 मार्च इज एज फॉलोज। आपको पूरा का पूरा यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ऑफिस इक्विपमेंट, लेकिन ट्रायल बैलेंस किस में है, ये ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है, तो ऑब्वियस ही बात है यूएस का, यूएस का तो ये डॉलर करेंसी में, यूएस डॉलर में। ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, गुड्स सेंट फ्रॉम एचओ, सैलरीज, कैरिज इनवर्ड्स, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, ट्रेड पेबल्स, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस अकाउंट, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन एंड टोटल। फाइन। अब देखो फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग भी है $400 की, तो जैसे हम नॉर्मल एडजस्टमेंट करते हैं हम इसकी भी करेंगे। डेप्रीशिएट करो ऑफिस इक्विपमेंट और फर्नीचर फिक्चर को 10% एट WDV। हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू ब्रांच फॉर ₹15,80,000। देखो यहाँ पर जितने के गुड्स सेंड किए आपको इन रुपीज भी अमाउंट दे दिए, तो ये एचओ रिलेटेड ही है सारी आइटम्स। द हेड ऑफिस शोन एन अमाउंट ऑफ 20,50,000 ड्यू फ्रॉम ब्रांच, और हेड ऑफिस बोलता है कि मेरे को कितना अमाउंट ब्रांच से लेना है, 20,50,000 रुपीज। आगे देखते हैं और क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 कितना है, $21,500, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। देयर वर नो ट्रांजिट आइटम्स आइदर एट द स्टार्ट एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो कुछ भी ट्रांजिट का यहां पर काम नहीं है। ऑन April 1st 2012 व्हेन द फिक्स्ड एसेट वर परचेज, जब आपने फिक्स्ड एसेट परचेज किए थे तब रेट ऑफ एक्सचेंज था 43 to $1। ओके, 43 रुपीज $1 का रेट था। ऑन 1st April 17 जो रेट है वो 47 हो गया। ऑन 31 मार्च 18 जो रेट है 50 पर डॉलर है और एवरेज रेट है 45 to 1। तो इस पॉइंट में आपको सारे उन्होंने रेट्स दिए हुए हैं, मैं इसको अलग से लिख लेता हूं। फिक्स्ड एसेट परचेज के टाइम पे रेट उन्होंने आपको दे दिया 43 पर डॉलर, फिर उन्होंने आपको दिया 1 अप्रैल 17 को, जिसको मैं ओपनिंग रेट बोल सकता हूं 47 पर डॉलर। उसके बाद 31 मार्च 18 का आपको रेट दिया हुआ जो हो गया क्लोजिंग रेट 50 पर डॉलर, और एवरेज रेट ड्यूरिंग द ईयर क्या रहा वो भी उन्होंने आपको दिया हुआ है, वो हो गया 45 पर डॉलर। तो ये सब आपको यहां पर उन्होंने रेट्स दिए हुए। आगे पढ़ते हैं। प्रिपेयर क्या करना है, ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट्स गिविंग, सबसे पहले कन्वर्ट करो डॉलर को रुपीज में, पहला स्टेप तो हमारा यहाँ पर यही है। अब क्योंकि ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्वेश्चन रुक नहीं गया, इसके बाद उन्होंने बोला ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ।
पी एंड एल अकाउंट बनाओ फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 18 और बैलेंस शीट भी बना दो एज ऑन डेट डिपिक्टिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेट पोजीशन ऑफ द ब्रांच एज वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ इंडियन कंपनी, मतलब हेड ऑफिस, फॉर द पर्पज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द मेन बैलेंस शीट। तो उन्हें अपनी मेन बैलेंस शीट बनानी होगी, तो उनकी ब्रांच कैसे कैसे परफॉर्म कर रही है उन्हें ये भी पता होना चाहिए, बिकॉज मेन बैलेंस शीट या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में वो भी डाटा जाता है। तो हमको तो अभी वो नहीं बनानी, हमको तो खाली हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच के सारे अकाउंट बनाने हैं, ट्रेडिंग, पी एंड एल एंड बैलेंस शीट, और साथ में हमको ट्रायल बैलेंस को इनकॉर्पोरेट करना है कन्वर्ट करके। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा और आपने इसको करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। ओके, तो आप इसको करो और साथ साथ मैं भी आपको इसको करवाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस इन INR। ओके, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, कन्वर्जन का जो रेट है वो यहाँ पर हम लिखेंगे, और उसके बाद जिस अमाउंट पे वो कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे जो फिगर होंगी वो डॉलर्स में होंगी और यहाँ पे होंगी रुपीस में आफ्टर कन्वर्ट। आओ जी फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं, अपने ट्रायल बैलेंस को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली रेट को देखते हुए सब चीजें हम यहाँ पर नोट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऑफिस इक्विपमेंट, लेकिन मेरे एडजस्टमेंट बताती है कि ऑफिस इक्विपमेंट पे 10% क्या लगना है, डेप्रीसिएशन लगना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट है 48,000 का, और इस पे डेप्रीसिएशन कितना है, डेप्रीसिएशन है 10%, तो लेस कर दूंगा मैं 10%, जो होता है 4800, तो ये अमाउंट रह जाएगा 43,200। ओके, और यहाँ पर अब देखो हम रेट क्या क्या लेंगे, हमारे पास यहाँ पर गिवन है फिक्स एसेट का रेट कितना है 43, तो ये ऑफिस इक्विपमेंट फिक्स एसेट है, तो यहाँ पर हम 43 रेट लेंगे। फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ इन रुपीज ये कितना आ गया। इट बिकम्स 1857,600। फाइन, उसके बाद अगर हमने ऑफिस इक्विपमेंट की भी बात कर ली है तो इसके डेप्रिसिएशन को भी यहीं पे नोट करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, जो अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कितना आ गया था 4800। ओके, और इस पे भी क्या रेट लगेगा, यही वाला रेट 43, तो कितना हो गया 4800 इंटू 43, 2,06,400। फाइन, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज फर्नीचर एंड फिक्चर्स। फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितने अमाउंट है, ये है $3,200, तो इस पे भी 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, 3,200 लेस 10%, ये आ जाता है 2,880। ओके, और इस पे भी सेम रेट 43, ये आ गया 1,23,840। देन इसी पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स 320 हो जाएगा, ये 320 एंड सेम रेट 43, देखो कितना आ गया, इट बिकम्स 13,760। ओके फाइन, उसके बाद आपको यहां पर उन्होंने दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 22,400, ओके,
और अब आप देखो यहाँ पर क्या रेट आपको दिया हुआ है, ओपनिंग 47, तो इसको हम 47 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया 10,52,800। ओके, नेक्स्ट इज परचेजेस 96,000। तो परचेजेस एक्सपेंस की नेचर की है, तो इधर हम एवरेज रेट लेंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 45। कितना हो गया, ये आ जाता है 43,20,000। फाइन। उसके बाद देखो सेल्स कितनी है, सेल्स 166,400। यहां पर भी एवरेज रेट लग जाएगा 45। हाउ मच, 74,88,000। ओके, देन गुड सेंड फ्रॉम एचओ, यहां पर कोई रेट लगता है क्या, नो यहां पर तो जो एक्चुअल होगा उसी को देख लेंगे। पहले देखो गुड सेंड फ्रॉम एचओ है कितने, $32,000, और इसका एक्चुअल रेट हम यहां पर देखेंगे जो आपको मिल रहा है पॉइंट नंबर 3 पे उन्होंने लिखा है, गुड सेंड द हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू ब्रांच फॉर ₹15,80,000। तो मैं यहाँ रेट के कॉलम पे लिख दूंगा एक्चुअल, और यहां पर हम लिख देंगे 15,80,000। फाइन। ओके, उसके बाद हम आते हैं सैलरीज पे, जिसपे भी कुछ एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी थी यहाँ $400 और सैलरीज है 3200, तो टोटल कितनी हो जाएगी 3200 प्लस 400, ये हो गया 3600। ओके, और इस पे भी क्या रेट लग जाएगा, यहां पर भी लग जाएगा एवरेज रेट, दैट इज 45। तो ये आ गया 1,62,000। फाइन। सैलरीज के बाद अब आउटस्टैंडिंग सैलरीज को हम अलग से लिखेंगे, कितना है 400, और आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी एक तरीके से क्लोजिंग लाइबिलिटी बन गई, तो इस पर हम क्या रेट लगाएंगे, क्लोजिंग रेट, जो कि कितना है 50। तो ये हो जाता है 20,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट आइटम इज कैरिज इनवर्ड्स। हाउ मच, $400, कैरिज इनवर्ड $400, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 400, और इस पे भी क्या रेट लगेगा, एवरेज रेट। देखो कितना हो गया, इट बिकम्स 18,000। नेक्स्ट, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। हाउ मच, $800, और इस पे भी हम क्या लेंगे, एवरेज रेट। ये हो गया $36,000। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस, $400, एवरेज रेट 45, so 400 into 45, it becomes 18,000। ओके, उसके बाद यहां पर क्या आता है, इंश्योरेंस के बाद नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करूंगा। ट्रेड एक्सपेंसेस कितना डॉलर है, $400,
इस पे भी रेट क्या लग जाएगा, एवरेज रेट। देखो कितना अमाउंट हो गया, इट बिकम्स 18,000। नेक्स्ट, हेड ऑफिस अकाउंट 45,600। तो देखो डॉलर में तो 45,600 है, पर एक्चुअल आपको नीचे गिवन है कि 20,50,000 ड्यू है फ्रॉम ब्रांच। हेड ऑफिस इतना ही अमाउंट बोल रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 20,50,000 इन रुपीज। इसके आपके पास एक्चुअल फिगर्स होती है। फाइन। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स 9,600। क्लोजिंग रेट आ जाएगा इस पे 50। 9,600 इंटू 50, 4,80,000। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स 6,800। अगेन क्लोजिंग रेट, 6,800 into 50, it becomes 3,40,000. Then cash at bank 2,000, closing rate 50, 1 lakh rupees, and cash in hand $400, क्लोजिंग रेट 50, ये हो जाएगा 20,000। फाइन। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम टोटल लगाएंगे और देखेंगे क्या कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा, और अगर जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या होता है, यहाँ पर एक्सचेंज डिफरेंस हो जाता है। ओके, तो आओ फटाफट से इसको हम टोटल करें। आप भी टोटल लगाओ मेरे साथ साथ। तो यहां पर इसका टोटल आ रहा है डेबिट साइड का 1,00,6400। दैट मीन्स 10,06,400। ओके, और यही अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल लगाऊं, तो ये आता है 98,98,000। ओके फाइन। तो अगर मैं इसमें डिफरेंस देखूं तो कितना हो गया, डिफरेंस यहां पर हम लिख देंगे 1,00,10,8400, ये यहां पर डिफरेंस आ रहा है। ओके, इसको हम यहां पर क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सचेंज गेन। दिस इज अवर बैलेंसिंग फिगर। फाइन। ओके फाइन। तो इसके बाद अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और साथ में हमको बैलेंस शीट यहाँ पर बनानी है। तो आओ फटाफट से उसको हम स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया, हमने कन्वर्ट कर दिया ट्रायल बैलेंस को इन इंडियन रुपीज। तो अब हम इंडियन रुपीज में बाकी सब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो अब तो मोरलेस आपके फाइनल अकाउंट की तरह क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। क्या था ब्रांच का नाम, ओके वर्जीनिया, वर्जीनिया USA ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर ईयर एंडेड। देखो क्वेश्चन हमें पूरी प्रेजेंटेशन से करना है, क्योंकि आप ये बात ध्यान रखो, कई बच्चे बहुत नालायक हैं, वो तभी भी नहीं करेंगे, और अगर आप करोगे तो आपके पास उनके अगेंस्ट एक एज हो जाएगा, और एग्जामिनर आपको उसमें बेटर मार्क्स देगा। ये बात तो बिल्कुल बिल्कुल गारंटीड है। तो खाली आंसर मैच करना या ठीक होना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितना आया था कन्वर्ट करके, ये आया था हमारे पास 10,52,800। देन टू परचेजेस 43,20,000। देन टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये तो आपको गिवन था थर्ड पॉइंट में 15,80,000। उसके बाद और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दैट इज कैरिज इनवर्ड्स, ये कन्वर्ट करके आ गए थे 18,000। बाकी सारे इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस थे। यहाँ पर आ जाएगा बाय सेल्स, ये आया था 74,88,000। एंड उसके बाद आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, जो ट्रायल बैलेंस में तो नहीं आया लेकिन यहाँ पर आपको गिवन है पॉइंट नंबर 5 में स्टॉक है $21,500। तो 21,500 को मैं क्लोजिंग रेट दैट इज 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ गया 10,75,000। टोटल लगाएंगे और ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। ये आ गया 85,63,000। एंड इसमें से माइनस करो, ये आ गया 15,92,200। ओके, इसी को क्या कर देंगे हम, ब्रॉड डाउन करेंगे। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 15,92,200। और देखते हैं क्या क्या यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे या कोई इनडायरेक्ट इनकम थी। तो इनकम तो एक हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, जो एक्सचेंज डिफरेंस था दैट इज एक्सचेंज गेन। ओके, जिसकी हमने क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर डाली थी, कितना था ये 108,400। टू सैलरीज 1,62,000। टू रेंट, अब मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, मैंने हर चीज़ को कैलकुलेट कर रखा है ट्रायल बैलेंस में, बस मैं वहीं से उठा के सारी फिगर्स को डालता चला जा रहा हूँ। 36,000। टू इंश्योरेंस 18,000। टू ट्रेड एक्सपेंसेस अगेन 18,000। और एक चीज़ बिल्कुल भी मत भूल जाना दैट इज डेप्रिसिएशन। किस किस पे लगा था डेप्रिसिएशन, एक ऑफिस इक्विपमेंट पे और फर्नीचर फिक्चर्स पे। इस पे लगा था 2,06,400 एंड यहाँ पर वो था 13,760। देखो टोटल कितना हो गया, ये आ गया 220,160। दैट्स इट। क्रेडिट का टोटल करो और डेबिट माइनस करो और देखो कितना आपके पास यहाँ नेट प्रॉफिट आ रहा है। ओके, माइनस ये आ गया हमारे पास 12,46,440 रुपीज। जो हमारी बैलेंस शीट में जाएगा। ओके, डन। यस, फाइन। यहां तक आपका भी आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, फटाफट से मेरे को बताओ। आई होप ये आपका आंसर यहाँ पर मैच कर रहा होगा, अदरवाइज आप इसको अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास जो मैं आपको करवा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट ऑफ वर्जीनिया यूएसए ब्रांच एज एट। तो आप बताओ, अगर आप इस तरीके का क्वेश्चन करके आओगे एग्जाम में
तो एग्जामिनर आपके मार्क्स कहाँ पे काट सकता है? कहीं पे भी आप उसको मौका ही नहीं दोगे तो वो कैसे काट लेगा बताओ? क्या उसकी आपके साथ लड़ाई है या वो आपको जानता है? कुछ भी नहीं है ऐसा तो अगर आप क्वेश्चन को प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करोगे तो आपको उसको मार्क्स देने ही पड़ेंगे। वो खुद मजबूर हो जाएगा कि मैं इसके भाई मार्क्स कहाँ से काटूं, ये तो बहुत प्रॉपरली क्वेश्चन कर रहा है। बट आपको उसके लिए करना जरूर पड़ेगा, प्रॉपरली प्रेजेंटेशन करनी सीखनी पड़ेगी। बच्चे कहते हैं अभी तो हम रफ में कर रहे हैं, जब एग्जाम होगा ना तब कर लेंगे। तो आप अपने जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते चले जा रहे हो, और जब एग्जाम होगा, क्योंकि वो तो हो ही जाएगा, तब आपसे वो प्रेजेंटेशन होगी ही नहीं जो खाली आपके दिमाग में है और कभी वो पेपर पे उतरी ही नहीं। तो उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खाली देखने से प्रेजेंटेशन भी नहीं आती। क्वेश्चन तो आता ही नहीं है बट प्रेजेंटेशन भी नहीं आती। हम कुछ उसमें कॉलम भूल जाएंगे, क्या लिखना है वो भूल जाएंगे। बट अगर आप प्रेजेंटेशन से करोगे, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा आपका एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही लगेगा, लेकिन आपको अपने क्वेश्चन को करने के ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आपकी स्पीड भी इसलिए आपकी इंक्रीज होती है। जब आप अपना प्रैक्टिस लेवल पे पूरा प्रॉपर क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको पता है फेयर जब आपका एग्जाम है तभी भी वैसे ही करना है, तो आपका जो टाइम है वो सेव होगा, बिकॉज आपकी ऑलरेडी स्पीड मेंटेन है। बच्चे बोलते हैं सर स्पीड नहीं मेंटेन होती, पेपर छूट जाता अकाउंट्स के, और तो कोई दिक्कत नहीं। तो पेपर छूटने का रीजन यही है, आप रफ वर्क में या तो कैलकुलेटर्स पे पूरे पूरे क्वेश्चन करते हो, आपको राइटिंग का कोई भी आइडिया ही नहीं रहता, और जब एक्चुअल पेपर आता है तो फिर आपको वहां पर प्रॉब्लम आती है। आप सोच सोच के सब चीजें करते हो, और सोचने का इतना टाइम एग्जाम में तो नहीं होता। आपको सोचने के साथ साइमल्टेनियसली लिखना भी होता है, जो आपने कभी किया नहीं, जो आपके एग्जाम में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है। तो आई होप इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे। छोटी छोटी बातें बट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर हमारा क्वेश्चन ही मान लो छूट गया, एक एक क्वेश्चन की भी मैं बात करता हूँ, तो आपका जो अटेम्प्ट है, जो मैक्सिमम मार्क्स आपने का पेपर अटेम्प्ट किया है वही कम हो जाएगा, तो आप कितने स्कोर कर पाएंगे? ओके, तो हमको पेपर पूरा 100% अटेम्प्ट करना है, और वो तभी होगा जब हमारी स्पीड अच्छी हो। चलिए अब हम इस बैलेंस शीट को करते हैं फटाफट से कंप्लीट। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा कैपिटल, जिसमें आएगा एचओ का अकाउंट। कितना एचओ का बैलेंस था बताओ जी फटाफट से। मेरे को ये मिला हुआ है पॉइंट नंबर 4 में 20,50,000 ड्यू है ब्रांच से। तो 20,50,000, साथ में नेट प्रॉफिट और हो गया, ये भी देने पड़ेंगे। 12,46,440 का टोटल देखो कितना है। ये आ जाता है 32,96,440। सन्ड्री क्रेडिटर्स 3,40,000, एंड एक और लाइबिलिटी थी आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000। ओके, इसका टोटल भी हम लगा ही सकते हैं, बिकॉज और तो कुछ है नहीं लाइबिलिटी साइड पे। तो वो कितना आ गया, 32,96,440 प्लस 3,40,000 प्लस 20,000, ये आ जाता है 36,56,440। ओके, और एसेट साइड पे अगर हम आए, ऑफिस इक्विपमेंट 2,06,400 लेस डेप्रिसिएशन, ओके 20,64,000 था ना, लेस 2,06,400। ये आ जाएगा 18,57,600। फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स 1,37,600 लेस डेप्रिसिएशन 13,760। ये आ गया 1,23,840। नेक्स्ट इज स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक, जिसको हमने देखो ट्रेडिंग अकाउंट में भी वैल्यू किया था, 10,75,000। सन्ड्री डेटर्स 4,80,000। ओके, कैश बैलेंस 20,000 एंड बैंक बैलेंस 1 लाख।
टोटल कितना हो गया 36,56,440। तो यहाँ पर आप देखो हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, हमारी बैलेंस शीट भी टैली हो गई है। यहाँ मैं आपसे कितनी बातें कर रहा हूँ, क्वेश्चन को तसल्ली से रीड करवा रहा हूँ, पहले तो मैंने आपको कुछ रूल्स भी कराए, तब जाके यहाँ पर 30-40 मिनट्स हुए हैं, उतने भी शायद कंप्लीट नहीं हुए। तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो 16 मार्क्स का आएगा, दैट मीन्स आपके पास हाफ एन आवर तो तभी भी है मोर और लेस इस क्वेश्चन को करने के लिए। ओके, तो टाइम की कभी भी दिक्कत नहीं होती अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है और यहाँ पर हमने प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ इस क्वेश्चन को किया भी। फाइन। तो आप अगर प्रॉपरली क्वेश्चन करोगे तो टाइम इनफ होता है, लेकिन अगर हम गलतियां करते रहते हैं फिर हमको क्वेश्चन रिपीट करने होते हैं तो ही खाली टाइम हमारे पास कम होता है। तो ये मत सोचो कि टाइम कम रहेगा और प्रेजेंटेशन छोड़ देते हैं, प्रेजेंटेशन छोड़ने से आपके मार्क्स भी कट होंगे। सो दैट्स इट। यहाँ पर हमने ब्रांच अकाउंट की भी रिवीजन कंप्लीट कर लिया, मोर और लेस हमारे सारे रिवीजन के टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। सो गुड बाय, गॉड ब्लेस, हैव अ वेरी गुड केयर ऑफ यूर सेल्फ। बहुत मोटिवेटेड रहो, एग्जाम को क्रैक करने की आपके अंदर थिंकिंग रहनी चाहिए कि हम इस बार एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं, बिकॉज जो हमारे मेंटल माइंड में होता है हमारा आगे एक्शन भी उसी हिसाब से चलते हैं। हैव अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ द एग्जामिनीज जो अभी अपकमिंग एग्जाम में एग्जाम पेपर देने वाले हैं। गुड बाय, टेक केयर।